पाकिस्तानी तलबा और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी ख़ानदानों को शिकायत अब भी है। इनको मशवरा दिया जाता है कि भाई आप निकलें यहाँ से, और स्पेशल फ्लाइट्स का भी इंतजाम हो सकता था क्योंकि उस वक्त यूक्रेन में भी फ्लाइट्स लैंड कर रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Both Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। 23 साल बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब दौरा रूस, यूक्रेन रशिया क्राइसिस और यूक्रेन के अंदर फंसे हुए पाकिस्तानी, उनमें से कुछ जो इस वक्त पोलैंड पहुंच चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत का किस तरह शुक्रिया अदा किया। जो फंसे हुए हैं उनकी हालत जार क्या है, पाकिस्तान का सफारत खाना इस मामले के ऊपर क्या काम कर रहा है, फ्लाइट ऑपरेशन कब शुरू होगा, आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बात होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #यूक्रेन। #यूक्रेन। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहजा करते हैं। आज के हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर नोएल इज़राइल खोकर साहब। आप पाकिस्तानी सफ़ीर बराए यूक्रेन हैं और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े होंगे। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान होंगे यूक्रेन से ही पाकिस्तान के एक तालिब इल्म हैं, ज़ैन मलिक इनका नाम है। वो कहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानेंगे। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर रिफत हुसैन साहब। आप माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं और सेहत बेहतर ना होने के बावजूद हमारे साथ जुड़े होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर दिफाई उमूर हैं और खारजा मामलात के ऊपर भी आपकी खासी गहरी नज़र है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर नोएल इज़राइल खोकर साहब से होगा। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए यूक्रेन हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में कितने पाकिस्तानी तलबा और ख़ानदान मौजूद हैं और उनके इनखला के लिए यूक्रेन में पाकिस्तानी काउंसिल खाना किस तरह के इक़दाम कर रहा है? डॉक्टर साहब। यूक्रेन में तकरीबन 3000 पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद थे और 2000 के करीब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग थे। एम्बेसी की पहले किसी एडवाइजेस देने के साथ ये फ़ायदा हुआ है कि बल्क ऑफ जो स्टूडेंट्स थे वो उन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया और पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग भी मेजॉरिटी यूक्रेन छोड़ गए थे। जो बाकी मंदा स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 500 और 600 के दरमियान इनका फिगर है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के चंद सौ लोग हैं जो बाकी रह गए हैं। तो यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा से काउंसिल खाना मुकम्मल राब्ते में है और ये भी तस्दीक कीजिएगा खुदा ना खास्ता अगर किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हुआ है तो हमारे नाज़रीन के लिए। डॉक्टर साहब। जी, अल्लाह के करम से तमाम पाकिस्तानी महफूज हैं। अच्छा। और सफारत खाना मुकम्मल तौर पे इनसे राब्ते में है और कोशिश कर रहा है कि उनको जल्द से जल्द पोलैंड मुंतकिल किया जाए। आप जानते हैं कि ये मुल्क हाल के जंग में है, साइबर वॉर हो रही है और कम्युनिकेशन सिस्टम बुरी तरह अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से कई दफ़ा स्टूडेंट्स सफारत खाने से रब्ता नहीं कर पाए। उसकी वजह से कई दफ़ा हम उनसे जब पहुंचना चाहते थे तो उनसे रब्ता नहीं कर पाए। इसकी वजह से आपने देखा है कि कुछ लोगों को शिकायत थी कि पाकिस्तानी सफारत खाना या स्टूडेंट्स एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पा रहे। उसकी बुनियादी वजह सिस्टम की और लोगों के और नंबर्स की अवेलेबिलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं थी, बल्कि यहाँ पे जो साइबर जंग चल रही है उसकी वजह से आपस में रब्ता नहीं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी तलबा और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी ख़ानदानों को शिकायत अब भी है। शिकायत ये है कि आपने उन्हें या सफारत खाने ने उन्हें सिर्फ ये मशवरा दिया कि आप मेट्रो स्टेशन में चले जाएं और महफूज मुकाम तक पहुंच जाएं। तो ये शिकायत तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है उन ख़ानदानों की। आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि सफारत खाने ने वाक़तन उन्हें नज़रअंदाज किया कुछ वक्त के लिए? जी, पाकिस्तानी सफारत खाने में तरनोपल के अंदर फैसिलिटेशन सेंटर लगाया है, लवीव के अंदर एक रिसेप्शन पॉइंट बनाया है ताकि जल्द से जल्द जो लोग आते हैं उनको लवीव यूक्रेन से लवीव से उनको पोलैंड बॉर्डर पे मुंतकिल किया जा सके। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 60 के लोग पहुँचे हैं स्टूडेंट्स, उनको हम आज मुंतकिल कर रहे हैं पोलैंड में।
65 बच्चों को हमने ट्रेन से कल बमुश्किल निकाला है खरकीव से, जहाँ से आप शिकायतें सुन रहे थे। वो भी आज पहुँचेंगे दोपहर के करीब और उनको भी हम पोलैंड बॉर्डर मुंतकिल करेंगे। इसके अलावा बच्चे और भी हैं जिनको हम मुख्तलिफ शहरों से इकट्ठा कर रहे हैं और उनको हम पोलैंड मुंतकिल कर रहे हैं। मेरा PIA से रब्ता है और जिस तरह ही यहाँ पे तादाद इकट्ठी होगी पोलैंड में, हम इनको स्पेशल फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान वापस भिजाएंगे। इसमें पोलैंड में वॉर्सा में पाकिस्तानी सफारत खाना हमारी सारी मदद कर रहा है। अब डॉक्टर साहब, ये बात तो आपकी अपनी जगह पर दुरुस्त है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बच्चों को शिकायत अब भी है। अब ये बता दीजिएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन या फ़्लाइट्स के ज़रिए वहाँ पर फंसे लोगों को पाकिस्तान लाने के लिए आप क्या PIA इंतज़ामिया से राब्ते में हैं, और ये कब तक हो सकता है? पाकिस्तानी सफारत खाना PIA के साथ इन टच है और जिस तरह ही एक तादाद इकट्ठी हो जाएगी स्टूडेंट्स की पोलैंड में, हम इनके इनखला का PIA के ज़रिए बंदोबस्त कर रहे हैं। अब क्या पाकिस्तानी सफारत खाने का अमला इन फंसे हुए मुतासरीन से मिला है? अब इन्हें खाने पीने की अशिया हासिल करने में बहुत दिक्कत का सामना है, उस सिलसिले में क्या आपकी कोई बातचीत हुई है डॉक्टर साहब? जो तरनोपल में हमारा फैसिलिटेशन सेंटर है, यहाँ तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है, रिहाइश का भी और खाने पीने का भी। लवीव में जो रिसेप्शन पॉइंट है वहाँ से स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि लेके पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि पोलैंड बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और इसकी वजह से वहाँ से क्लियरेंस में भी बहुत टाइम लग रहा है। तो इसलिए प्रायोरिटी है कि जितनी जल्दी मुमकिन है इनको थ्रेटेंड एरिया से निकाल के पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचाया जाए और वहाँ से फिर ये आगे जब पहुँचेंगे तो बेलर वॉर्सा में हमारे सफारत खाने ने इनकी रिसेप्शन का तमाम इंतज़ाम किया हुआ है। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए यूक्रेन डॉक्टर नोएल इज़राइल हमारे साथ मौजूद थे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर मौजूद तलबा से आपकी बातचीत कराएं। इस वक्त वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तालिब इल्म ज़ैन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और कितना ताउन करता रहा पाकिस्तान का सफारत खाना उनसे। ज़ैन, ये बताइएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इस वक्त किस इलाके में मौजूद हैं? आप क्या ग्राउंड से इस वक्त सिचुएशन बताएंगे, सूरत हाल क्या है? ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंटरनेशनल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और हालात जो हैं वो बहुत ही जो है ख़राब हैं कैपिटल में, बिकॉज मैं कैपिटल में था और कल हम किसी तरह मतलब कि जंप करके ट्रेन में हम कीव पहुँचे हैं कल रात को 9 घंटे का सफ़र करके। तो हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। ज़ैन, ये बताइएगा कि क्या एम्बेसी में किसी ने आपसे रब्ता किया है इस सारे मामले के ऊपर? नहीं रब्ता किया। हालांकि इससे कुछ टाइम पहले मैंने उनको, जब ये वार शुरू होने से पहले उनको मैंने मैसेज और कॉल की थी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं पता, आप अगर आपने रहना है तो आप रहें, अगर आपने नहीं रहना तो आप ना रहें, तो हमें कुछ नहीं पता। जैसे ही ये चीज़ शुरू हुई है वो अपना खुद बंदोबस्त करके वो खुद तो भाग गए हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं वो उनको पीछे छोड़ गए हैं। अभी भी कीव के हालात जो है वहाँ पे बम्बिंग बम्स हैं, गिर रहे हैं, शेलिंग हो रही है। अभी तक स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, खारकीव में फंसे हुए हैं और उनके पास कोई हेल्प नहीं है। अब हम तकरीबन 3 दिन से उनको ट्राई कर रहे हैं कि वो हमारी कॉल उठाएं, जो इमरजेंसी नंबर्स उन्हें दिए हैं कोई कॉल नहीं उठा रहे। ज़ैन, आप पाकिस्तानी कितनी फैमिलीज मौजूद हैं या तलबा की कितनी बड़ी तादाद है, और मुझे ये आपसे पूछना है कि एग्जैक्टली आप इस वक्त कौन सी जगह पर फंसे हुए हैं? मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ नहीं हूँ, मैं लोकल के साथ हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की है भागने में। मेरा फ्रेंड है लोकल और मैं फ़िलहाल मेरा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरा जो लोकल फ्रेंड उनके साथ हूँ जिन्होंने मेरी हेल्प की है वहाँ से भागने में। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर बड़ा मुश्किल होता है ज़ैन के आप सामान, खाने पीने की अशिया अपने साथ जमा करके रखें, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो क्या आप लोगों के पास खाने पीने का तमाम सामान मौजूद है और आप बेहतर हालत में हैं इस वक्त ज़ैन? जहाँ तक खाने की बात है, खाने के तो हमें बिल्कुल होश नहीं है, लेकिन फिर ये बात है कि हम जब कीव में थे हमने कुछ ग्रोसरी रखी थी, लेकिन जब ज़्यादा हालात ख़राब हुए हमने जितना दौड़ टाइम था हमने बस स्टेशन में गुजारा है। कोई शॉप्स नहीं खुली ही, कुछ भी नहीं खुला। और कल जब हम रात को लवीव पहुंचे हैं ट्रेन से, तो अभी जाके हमने होटल वालों से जो हम यहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की कुछ हमें आप ब्रेड या कुछ दें ताकि हम खाएं। वो उन्होंने फिर हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं खाने के लिए, तो हमने वो उससे
खाया है। अच्छा जैन बता दीजिएगा कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और वहाँ के हमारे जो सफारतकार हैं डॉक्टर नोएल साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पोलैंड के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं बॉर्डर के ऊपर और वहाँ से आप लोग एंटर हो सकते हैं। क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? और आपके जो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं वो क्या पहुँच सके हैं पोलैंड के अंदर या अभी तक बॉर्डर पे फंसे हुए हैं? पोलैंड ने बॉर्डर्स खोले हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास अपनी व्हीकल्स थी वो खुद वहाँ पे पहुँच भी गए हैं असाइलम में, मगर वहाँ पे जो लाइन है वो बहुत लंबी है। वहाँ पे मतलब कि बहुत मुश्किल है कि आपकी बारी जल्द आए। तो कुछ लोग हैं वो 2 या 3 दिन से वहाँ पे मतलब कि इंतजार कर रहे हैं कि हम अंदर पहुँचे, लेकिन एज आपको पता है कि जितने यूक्रेनियन सिटीजन हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे काफ़ी जो है मुश्किलात है। लेकिन यस, पोलैंड ने जो है बॉर्डर्स खोले हैं, पोलैंड ने बॉर्डर्स खोले हैं, रोमानिया ने खोले हुए हैं और हंगरी, लेकिन उनके बॉर्डर्स जो हैं वो दूर हैं। पोलैंड का बॉर्डर करीब है लवीव से। राइट, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं इस वक्त जाऊँगा जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की जानिब। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये जो दौरा रूस था इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से हैंडशेक कर रहे थे उसी दिन यूक्रेन पर हमला हुआ, तो इसका फॉल आउट तो होगा, इसका इम्पैक्ट तो आएगा। व्हाट डू यू से सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि इसको अमेरिका देंगे, अमेरिका एक सुपर पावर है, वो अपने तौर पे इसको किस नज़र से देखता है ये तो नेचुरली उनकी अपनी एक सवाबदीद है। पाकिस्तान ने उनको ये वादे कर दिया कि हमारे मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम आपके लगाने वाली पाबंदियों से भी वाकिफ हैं और पाबंदियां उस वक्त लगी नहीं हुई। ठीक, हमारा जो स्टांस है हमारा वो यही था कि हमें अपनी इकॉनमी के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ राबत कायम करना चाहते हैं ताकि इकनॉमिक कोऑपरेशन हो सके और इससे आगे हमारा और कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। खास तौर पे जबकि यूक्रेन के साथ हमारे अपने बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, खास तौर पे हमारी मिलिट्री इक्विपमेंट में कोऑपरेशन वगैरह काफी है, अभी जैसे नोएल भी आपको बता रहे थे। तो ये जो हमारा ताल्लुक है वो इतना पुराना है इनके साथ, यूक्रेन के साथ, राइट फ्रॉम द डे दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस, उस दिन से है। तो इन हालात में हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम यूक्रेन के खिलाफ कोई कदम उठाए, कोई भी मुल्क उठाए तो हम उसको हमायत करेंगे। हम बासूरत यही कहेंगे कि जनाब आप बातचीत के जरिए अपना मसला हल करें। यही दुनिया हमें भी बताती रही है। कश्मीर का मसला 70 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जी जंग मसले का हल नहीं, आप बातचीत करें भारत के साथ, तो भारत बातचीत नहीं करता। अब ये यहाँ पे भी यही है कि रशिया की अपनी शराइत होंगी, लेकिन हमारा स्टांस वही है जो बाकी दुनिया का है कि आप बातचीत के जरिए मसले को हल करें। और वो हमारी सपोर्ट वहाँ पे जब ये हमारे एम्बेसडर ने वहाँ इंटरव्यू दिया तो उस वक्त वाज़े कहा था कि हम इनकी यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो उसकी वायलेट हो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और वो उन्होंने बड़ा यूक्रेन ने सराहा। तो ये चीजें जो है अमेरिका को देखनी चाहिए। अब चीज ये है कि अमेरिका ने अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर से कभी टेलीफोन पे भी बात नहीं की, कोई इनविटेशन भी उनकी तरफ से नहीं थी कि हमने अमेरिका की इनविटेशन छोड़ के तो रशिया चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं था। लिहाजा अमेरिका अब अपने तौर पे सारी दुनिया से ये मुतालबा कर रहा है कि पूरी दुनिया कंडेम करेगी। सो नेचुरली लोग अपने मुफादात में सोचेंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्रेशन कहीं भी हो वो कंडेमनेबल है, उसको वो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये भी तो है कि रशिया ने उससे पहले इनसे न्यूट्रलिटी की बात की थी, और उसके आप अगर उसके घर की दहलीज पे ला के अगर नेटो उसके दुश्मनों को बिठा दें रशिया के, तो वो रिएक्ट तो करेगा। तो मेरा ख्याल है कि यूक्रेन की भी इसमें गलती है, डिसीजन मेकिंग उनकी जो है वो ठीक गलत रही थी। वो बजाय इसके कि अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात ठीक रखते, वो जाके अमेरिका पे तकिया करते रहे जो जिनकी दुश्मनी थी रशिया से। तो आज उनकी भी आंखें खुली हैं, वो समझते हैं कि अब उनको वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अबंडन कर गए हैं। लेकिन ये लेसन है सबके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया है उसके चूंकि मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे, और मेरा ख्याल है कि बातचीत नहीं सर, मैं मकासद की बात नहीं कर रहा जनरल साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ द विजिट।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम चाहे किसी सफबंदी में ना हो, लेकिन इंटरनेशनली इमेज क्या जा रहा है हमारा, आखिर हमने सरवाइव तो करना है ना। नहीं वो भी है, लेकिन आप देखिए कि 23 साल के बाद आपको एक इन्विटेशन मिली है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, वहां पे इन्वाइट किया, तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि उनको कहता हम नहीं आ रहे? वो तो आपके उम्रों के लिए ताल्लुकात उनसे खराब हो जाते। तो ये तो ये मुमकिन ही नहीं था। और फिर हमें अमेरिका को एक्सप्लेन करने का है। आपके फॉरेन ऑफिस के लिए डिप्लोमेसी में कुछ चैलेंजेस होंगे कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिलहाल आपकी ये पॉलिसी, आपका ये विजिट आपको पे करेगा। ठीक, जनरल साहब साथ रहिएगा, जनरल साहब साथ रहिएगा। मैं रफत साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर रफत साहब, जनरल साहब ने जिस तरह कहा कि ज़ाहिर है हमारा एक शेड्यूल्ड विजिट था, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो सकता। योर टेक ऑन दिस सर, टाइमिंग ठीक थी, प्राइम मिनिस्टर ने जो विजिट किया ठीक किया, और जो इमेजेस गए हैं वो ठीक गए? जी, जहाँ तक इमेजेस की बात है, वो तो पूरी वेस्टर्न दुनिया जो कि रूस की हमला जो यूक्रेन पे ऊपर उन्होंने किया है उसके खिलाफ वो मजम्मत कर रही है। लेकिन इस मजम्मत के करने में पाकिस्तान ने भी अपना जो रोल जो है, इन प्रिंसिपल रोल जो है, जिसकी बात अब्दुल शेर साहब भी कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अग्रेशन को कंडोन नहीं किया, और इस बात पे जोर दिया है कि रूस और यूक्रेन का जो भी मसला हो खा वो टेरिटरी का मसला हो या उनके अंदर जो रास्ते हैं उनको तस्लीम करने का मसला हो, वो सारे का सारा मसला जो है वो बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। तो ये जो रूस की और वेस्ट की लड़ाई यूक्रेन के मामले में हो रही है, पाकिस्तान ने इसके बारे में अगरचे वज़ीर आज़म ने दौरा भी किया है और रूस की सरजमीन पर वो मौजूद थे। जैसे कि आपने कहा कि वो सर पुतिन से सुखत हाथ में ला रहे थे, उसके कुछ ही देर बाद रूस ने हमला कर दिया। लेकिन उसके हवाले से हमें थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि ख़बरें आ रही थी, वार्निंग भी सदर पुतिन यूक्रेन के सदर को दे चुके थे, और वो ये बात भी कह रहे थे कि अगर रेड लाइन, रूस की जो डिफेंसिव रेड लाइन है, उसको क्रॉस किया गया तो फिर रूस जो है वो अपने जो दिफा के मामलात हैं उसमें पीछे नहीं हटेगा। और आज से 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि जो बाइडेन साहब ने भी इसी किस्म के ख्यालात का इज़हार किया था, और उन्होंने कहा था कि रूस का हमला जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो इमिनेंट है। तो इमिनेंट से मुराद ये है कि उनके पास इस किस्म की इंटेलिजेंस मौजूद थी, इस किस्म के शवाहिद और कराइन मौजूद थे, जिसके हवाले से रूस का हमला जो है वो तकरीबन नागुज़ीर हो गया था। लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान काफ़ी देर से मुतलाशी था इस बात का कि रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में जो रुकावटें थी वो दूर हो चुकी थी, और ख़ास सदर पुतिन पाकिस्तान आते या पाकिस्तान को शंघाई की जो विंटर ओलंपिक्स की बैकग्राउंड में जो चीन ने फैसिलिटेट किया था, उसकी वजह से इनविटेशन जो है वो रूस की तरफ से आ गई। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि हो सकता है रूस एक चंद घंटे अपने इस हमले को डिले कर देता, तो वो जो हम नेगेटिव रिएक्शन हमारी तरफ दुनिया देख के कह रही है कि आप उस वक़्त क्यों रूस के दौरे के ऊपर गए जब आपको पता था कि हालात इतने दिगरगू हो सकते हैं। तो ये रिस्क है, ये हमने लिया, और जो मुलाकात भी हो गई, और सदर पुतिन को भी एक मैसेज कम अज़ कम टर्की और पाकिस्तान की तरफ से गया है कि ये इस किस्म की अग्रेशन जो है वो ना अक़वाम मुत्तहिदा के मुसलमान असूलों के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी कंडोन नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से भी देखें ना कि इंडिया ने भी कश्मीर के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा जो है वो पिछले 2 साल से कर रखा है, और हम चिल्ला के सारी दुनिया को ये कह रहे हैं कि ये इंडिया ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया। तो ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन है, इसको हम किसी सूरत में भी कंडोन नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान ने जब आके यहाँ पे अपनी सरजमीन के अंदर वो कुछ मुलाकात के हवाले से जो बर्फ़ पिघली है उसका भी जो पाकिस्तान ने एहसास किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दौरे की
टाइमिंग जो है वो उसको कैलकुलेट करना बड़ा ही मुश्किल काम था। और जब दौरा सेट हो गया तो फिर उस दौरे का आप ये कह रहे हैं कि उस दौरे की टाइमिंग को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रिफत साहब आप मौजूद रहिएगा। रिफत साहब हमारे साथ हैं, हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर बराए यूक्रेन हमारे साथ हैं और वहाँ से एक तालिब इल्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे, उस तालिब इल्म से हम ये पूछेंगे कि फ़्लाइट्स के हवाले से हमारी हुकूमत ने यहाँ पर जो कह रखा है और वहाँ पर इंतज़ामात का जो दावा किया जा रहा है वो किस हद तक दुरुस्त है और कितने बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ तक शुरू किया जा सकेगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। अब जैन मलिक हमारे साथ वहाँ से तालिब इल्म जुड़े हुए हैं। जैन, ये बताइएगा कि रेस्क्यू फ़्लाइट्स के हवाले से किसी ने रब्ता किया है या किसी ने आपसे बात की हो कि आप लोग फ़लाँ जगह पर पहुँचें और फ़्लाइट किसी भी वक्त वहाँ से निकल सकती है, ऐसी कोई बात हुई है जैन मलिक? देखिए, मैंने भी न्यूज़ में सुना है कि पीआई की फ्लाइट, जो रेस्क्यू फ्लाइट है वो आएगी, लेकिन फ्लाइट की तो बात बाद में आती है। पहली बात है कि हम बॉर्डर क्रॉस करें, हमें एम्बेसी कांटेक्ट करें। अभी भी मेरी कुछ जो पाकिस्तानी उनसे स्टूडेंट से बात हुई है जो खारकीव में डंकर्स में बैठे हुए हैं, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बेचारे डर के वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल में हैं, डर के बैठे हुए हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। डॉक्टर नोएल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खोखर साहब, उनसे मैं पूछता हूं, पाकिस्तान के सफ़ीर बराए यूक्रेन। नोएल साहब, ये शिकायत आप तक भी पहुंच रही हैं? आप पर्सनली या आपका अमला किसी से जाके मिला हो कि भाई इनको कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दी जाएं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ? चलिए डॉक्टर साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब, सर जिस वक्त मुलाकात हो रही थी, क्या ये बेहतर ना होता कि अगर ये बस में होता तो रशियन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की जाती कि पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पर इतने फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, बाद में कर लेना आपने जो करना है? होता वैसे ये बड़ा मुश्किल है इस तरह की बात करना। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, अभी ये जैन मलिक आपके साथ हैं, बेहतर वहाँ जानते हैं सूरत हाल क्या है जी। लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत पहले, तकरीबन आज से 10-12 दिन पहले जी, अमेरिका ने और मगरबी दुनिया के बाकी ममालिक ने अपने सिटीजन्स को कहा था कि वहां से निकल जाएं। उस वक्त फ्लाइट्स भी अवेलेबल थी, उस वक्त हर तरह की सहूलत थी, ट्रैफिक नॉर्मल थे। अब इस स्टेज के ऊपर कोई भी एयरफील्ड, कोई भी एयरपोर्ट यूक्रेन का ऑपरेशनल नहीं है। आज सारा जोर है और वहां पे जैसे भी जैन भी बता रहे हैं, मैंने जो अभी मैं मुख्तलिफ चैनल से मैं सुन रहा था, ये इंटरनेशनल मीडिया में जी, वो कहते हैं जी वहाँ पे हजारों इंसानों का जमे गफीर है, पोलैंड की जो सरहद है वहाँ पे, और वो नेचुरली उन्होंने अपने इमिग्रेशन के जो तरीकाकार है उसके मुताबिक लोगों को अंदर आने की इजाजत देनी है। इस वजह से वहाँ पे डिले बहुत है, वक्त बड़ा लग रहा है। तो ये सूरत हाल तो बननी थी जब जंग शुरू हो गई, तो फिर तो ये, और फिर अगर जैसे अभी जैन किसी अपने दोस्त के साथ जाके कहीं और बैठे हैं किसी होटल में, तो एम्बेसी के साथ इनका राब्ता शायद ना हो रहा हो, लेकिन एम्बेसी के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो इंडिविजुअली लोगों को जाके पता करें कि किस होटल में कौन ठहरा हो। तो नेचुरली ये एक जंगज़दा इलाका जहां पे अब तरी मच चुकी है। अच्छा, जनरल साहब, इसमें दो चीजें हैं, कता कलामी की माजरत चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि लोग अगर फ्लाइट्स के जरिए जाना चाहते हैं तो चले जाएं क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो इतनी तवक्को नहीं थी कि वाकईतन रशिया यूक्रेन पर चढ़ दौड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरा, एम्बेसडर एक एक बंदे से नहीं मिल सकते, ये कॉन्सेप्ट हमारा अपना क्रिएट कर दिया है। अब तो पूरी दुनिया डिजिटाइज हो रही है, एक एक आपके शहरी का जो डेटा है वो मौजूद होता है कंप्यूटर के ऊपर, अगर कोई करना चाहे तो ये नौबत, तो इस नौबत तक आने में मामलात को तो हम खुद हवा देते हैं ना सर, ये भी तो एक मसला है। ठीक है, वहाँ पे ना भी इंटरनेट काम कर रहा है, ना ही वहाँ पे लोगों के साथ राब्ता उस तरह किया जा सकता है, क्योंकि जिन जिन जगहों पे लोग फैले हैं वहाँ इंटरनेट नहीं है। वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क जब अफगानिस्तान में एक दफा तालिबान का कब्जा हुआ काबुल पे, तो जो अफगान काबुल एयरपोर्ट पे जो हालात हुए थे, आज दिन तक दुनिया कानों को हाथ लगाती है। एक दफा जंग शुरू हो जाती है, जब ये गोलाबारी और ये किस्सा शुरू हो गया, फिर अबतरी का आलम होता है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सूरत हाल को कंट्रोल करें, लोगों को जमा करें, उनको मुहैया करें ये सारी सहूलियात।
ये एक हमेशा बड़े से बड़ी ताकतों के लिए भी ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन होना ये चाहिए था कि हमारी एम्बेसी भी इनको एनकरेज करती और उस वक्त अरेंजमेंट भी हो सकता था। जब ये अमेरिका ने वार्निंग दी, लोगों ने दी, मतलब उनके पास इंटेलिजेंस थी, उनको नजर आ रहा था कि ये आजकल में होने वाला काम। तो उस वक्त ये हम बड़े आसानी से अपने लोगों को इवैक्यूएट कर सकते थे। इनको मशवरा दिया जाता है कि वे आप निकलें यहाँ से, और स्पेशल फ्लाइट्स का भी इंतजाम हो सकता था क्योंकि उस वक्त यूक्रेन में भी फ्लाइट्स लैंड कर रही। लेकिन अब तो वो नो फ्लाई जोन है, वहां पे जा कोई नहीं रहा। तो पता नहीं पोलैंड में अगर ये लड़के जाके क्रॉस भी कर दें तो आगे जाके पता नहीं पोलैंड में क्या हाल होगा, क्योंकि वहां भी आगे होटलों में इधर उधर जहां दुनिया ठहरी हुई है। अब देखिए PIA एक जहाज का पूरा लोड वहां पे इंतजार करेगी। ये पता नहीं ये लड़के पहुंच के एक जहाज का लोड बनने में 3 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, कैसे वक्त गुजारेंगे। तो अब ये बिल्कुल बच्चे भी मुश्किल में आए बहुत ज्यादा। एम्बेसी का भी कंट्रोल नहीं रहा। हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि वहां से हर कोई भागने के चक्कर में है। 20,000 लोग हैं वहां पे भारतीय, और मैं आज उनका सुन रहा था उनकी इंडियन चैनल पे, वो कोई उनके पास जरिया नहीं निकालने का। उनके लोग कहते हैं जी हमारा एम्बेसी से राब्ते भी होते हैं, तो एम्बेसी आगे से उनको प्रॉब्लम है, वो हमें करें क्या, कहाँ लेके जाए। तो मुश्किल है वहां पे इस वजह से कि अब सब दुनिया वहां से निकलने के चक्कर में है और रास्ता आपके पास वही है पोलैंड का। तो काश हमने ये उस वक्त होश के नाखून लिए होते जब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो अपने लोगों को निकाल रहे थे वहां से। तो आज ये हमें ये मसला ना आता। ये आइंदा के लिए भी एक लेसन है। जब सूरत हाल बिगड़ रही हो तो लोगों को खुद भी सोचना चाहिए जाने के लिए, और एम्बेसीज को उस वक्त रिएक्ट करना चाहिए, बाद में। वेरी राइट, वेरी राइट। डॉक्टर रफत साहब, आप ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे की टाइमिंग को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं जो इंप्रेशन ले पाया हूँ आपकी बात से वो यही कि प्राइम मिनिस्टर को इस दौरे को फिल वक्त पोस्टपोन करके कुछ और दिनों का इंतजार करना चाहिए था जब मामला सेटल हो जाते। आप ये कहना चाह रहे थे सर? जी, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर को दौरा मुलतवी कर देना चाहिए था या इस दौरे को मुलतवी करवाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि मेरा इस्तदलाल ये है कि इस वक्त चूँकि किसी किस्म की भी सूरत हाल से हम दो चार हो सकते थे, और उसके लिए जब प्राइम मिनिस्टर रूस के दौरे के लिए वहाँ पे मौजूद थे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वहाँ से वॉकआउट कर जाना और वो फिर दौरे की नाकामी का इतराफ़ वो बन जाता और बहाना बन जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे हालात में हम जब हालात इतने बिगड़ रहे थे तो उस वक़्त ये एंटिसिपेट करना बड़ा मुश्किल था कि हमला किस वक़्त जो रूस के जो पुतिन साहब हैं उन्होंने हमले की जो टाइमिंग थी वो उसके बारे में हमें अगर कुछ अंदाज़ा होता, अगर हमारे लिए ये मुमकिन होता कि हम इस दौरे को तो एक चंद घंटों से पेशतर आगे पीछे कर लेते तो मेरे ख्याल में ज़रूर किया जाता। लेकिन जो सारी की सारी जो उनका पुतिन साहब का जो गेम प्लान है उसको इस नज़र से देखना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम था। और प्राइम मिनिस्टर ने दौरा को अब आप वहाँ पहुँच गए हैं, रूस ने हमला कर दिया है, तो अब आप क्या कह सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इस मुश्किल हालात से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले अगर कुछ इस किस्म की कंटिजेंसी जो है वो तैयार कर ली जाती कि अगर हमारे वहाँ पे होते हुए ये जो जिन मसाइल की हम बात करें, तलबा का, पाकिस्तानी शहरियों का वहाँ पे फंस जाना, तो इनकी हिफाजत के लिए हम कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर सकते थे। लेकिन मैं ये भी मैं एम्बेसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात कर रहा हूँ कि जब इसका 20,000 या 25,000 का वहाँ पे जमे गफ़ीर पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर अभी मौजूद है, तो उसके हवाले से एम्बेसी का स्टाफ क्या करेगा? उनके पास डाटा नहीं है, उनके पास एक्सेस नहीं है, और ख़ास तौर पे जब साइबर अटैक जो है वो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से किसी किस्म का भी कोई कम्युनिकेशन सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन मुश्किल हालात से दो चार होने से पहले हमें कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आसार नज़र आ रहे थे। ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो
पुतिन साहब की धमकियों को सीरियसली नहीं ले रही थी। उनका ख्याल था कि द वॉर कैन स्टार्ट, लेकिन किस दिन वॉर शुरू होगी इसके बारे में कुछ कहना वेस्टर्न वर्ल्ड इस मामले के हवाले से पहले से बारहा मुतनब्बे कर रहा था और इसको देख लेना चाहिए था। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल साहब मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर नोएल साहब से दोबारा हम रब्ता कर सकें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया था, वो उनसे पूछना है। एक और सवाल भी है, वो भी बहुत आम है, वो ये कि क्या आलमी जंग छिड़ सकती है इस वाक़े के बाद, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर टेंशन की कैफियत है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदेद कहूँगा। पाकिस्तान के यूक्रेन में जो सफ़ीर हैं डॉक्टर नोएल साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता करें। काफ़ी देर से हमारा PCR लगा हुआ है, लेकिन जैन मलिक से सवाल बनता है। जैन मलिक, आप हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी सफारतखाने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से, तो आप कर सकते हैं। मैं उनसे दो अपील करना चाहूँगा कि काइंडली जब आप लोग ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसे बंदे को रखा करें, एम्बेसडर किया करें, जो बंदा हमें हेल्प करे, जो अपने पाकिस्तान सिटीजन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, खुद भागे नहीं। दूसरी मैं अपील ये करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, काइंडली जितने भी यूक्रेनियन सिटीजन हैं उनकी हेल्प करें। इनके पास कोई एड नहीं है, हमारे अपने जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। और मैं उनसे यही अपील करूँगा कि जितनी अगर कोई मेडिकल एड है, फूड एड है, जो भी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करें और इनकी मदद की जाए और हमारी मदद करें। तो एक आम आदमी जो है वो यूक्रेन के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट है या पाकिस्तानी शहरी है, उसके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पर हमें कोई मदद नहीं कर रहा है। अब इसके बहुत सारे मुज़मरात हैं, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन उसको तो सिर्फ अपनी हेल्प होते हुए नज़र आनी चाहिए, जो नहीं हो रही तो इसलिए वो शदीद तजब्जुब का शिकार है। कुछ बच्चों को रेस्क्यू कर भी लिया गया है, अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन हैं, वो शुक्रगुजार हैं हुकूमत वक्त के। लेकिन दूर दराज इलाकों में जो फंसे हुए हैं जैसे जैन है, तो उनकी हालत हम सब के सामने है और वो शिकवा कुना है, प्राइम मिनिस्टर तक उनकी अपील पहुँच चुकी है। मैं अब जनरल अमजद शुएब साहब के पास जाऊँगा। जनरल साहब, पूरी दुनिया एक टेंशन की कैफियत से गुजर रही है। दे थिंक दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। आपको लगता है, आप तो माशाल्लाह दिफाई उमूर को बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं, खुद भी जर्नल रहे, ऐसा कुछ हो सकता है इस इग्निशन के बाद? नहीं, ये सैंक्शंस वगैरह जो उन्होंने लगाई हैं इसी में वो सख्ती करेंगे, और ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा खतरा है जंग का। यूरोप भी बड़ा मोहतात है इस मामले में, क्योंकि ये जंग फैली तो यूरोप में जाएगी सबसे पहले, और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस मामले में खासे मोहतात हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि जंग की तरफ जाने की किसी की भी कोई ख्वाहिश होगी। अलबत्ता ये है कि यहाँ पे आगे हो क्या सकता है, अगर हम उसको ये चीज हम अगर निकाल देते हैं कि जंग नहीं होगी, आगे बढ़ेगी नहीं जी, तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या है जी? इसकी पॉसिबिलिटी जो मैं समझता हूँ वो दो आगे मुझे ये नजर आती हैं। एक तो ये कि पॉसिबल है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि यूक्रेन जो है वो मुज़ाकरात करके बाज़ गारंटीज श्योरिटीज लेके रशिया से तो अपनी न्यूट्रलिटी का ऐलान कर दे, और वो उसके लिए मुफीद भी इसलिए कि उनके प्रेसिडेंट ने वाज़ेह कहा है कि मगरबी दुनिया से वो मायूस हुए हैं कि उन्होंने कोई खास मदद नहीं की। ठीक, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर उन रशिया पे लगाए सैंक्शंस तो यूक्रेन को क्या फायदा उसका? यूक्रेन तो बना हुआ, उनका मुल्क तो बना हुआ मैदान जंग, तबाही तो वो देख रहे हैं जी। तो उनको अगर आज अकल आ गई तो वो ये मामला यहीं खत्म करके, तो मेरा ख्याल है जो सैंक्शंस वगैरह लगाई हुई है वो भी बेकार हो जाएंगी, इस वजह से कि इस सारे झगड़े से इसके गुब्बारे की हवा निकल जाएगी कि जी जिस पे सारे तकिया किया हुआ था उन्होंने यूक्रेन पे, वो निकल गया इसमें से। वो कहते हैं जी हम रशिया के साथ हैं, हम हो गए न्यूट्रल। दूसरी बात यह है कि जो मगरबी दुनिया की कोशिश है इस वक्त वो ये है कि यूक्रेनियंस को मजीद इक्विपमेंट दिया जाए और उनको कहा जाए कि आप गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ चले जाएं। तो ये आइडिया फ्लोट किया हुआ है, ये एक दो मुल्कों ने कहा है। तो यूक्रेन को कौन दे सकता है ये एम्यूनिशन जो आप कह रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज दे सकते हैं? कंट्रीज ही ये कोशिश यही करेंगे कि हंगरी वगैरह की तरफ से ये जो यूरोपियन कंट्री, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें किसी को इस्तेमाल करें और उनके बॉर्डर से इनको देना शुरू करें। ये चीजें पॉसिबल है, हो सकती हैं, लेकिन उसमें यही मसला ये है
कि यूक्रेन ने अपना आप देखना होगा कि वो क्या ये तबाही ये एक अनएंडिंग वॉर अपने जिम्मे ले सकते हैं। ये सूरत हाल है, क्योंकि ये एक चीज वादे उन्होंने कर दी है कि बावजूद इसके कि उन्होंने ईस्टर्न यूरोप में ला के नेटो ने अपनी क्विक रिस्पांस फोर्स वहां रखी है या वो रख रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने यही कहा कि जी हमको यूक्रेन में कमिट नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि नेटो यूक्रेन की जंग जाके खुद नहीं लड़ना चाहता। तो फिर यूक्रेनियंस को ये सोचना होगा कि क्या वो मुकम्मल तबाही अपने मुल्क की करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ऑलरेडी, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, जंग नहीं चाहते, हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन रशिया की शर्त है कि बातचीत के लिए पहले आप हथियार डालें। तो हो सकता है कि कुछ देर बाद वो हथियार डाल दें। मगरबी दुनिया उनको लड़वाना चाह रही है। तो ये जो सैंक्शंस का मामला है जनरल साहब, पाकिस्तान क्योंकि उस मोमेंट के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदा शख्सियत पुतिन साहब से हैंडशेक कर रही थी, क्या अब ये जो सैंक्शन का मामला है इसकी तलवार के ज़ेरे ताब पाकिस्तान भी खुदा न ख्वास्ता आ सकता है? देखिए, सैंक्शन जो है ना वो जिस तरह की लगी हैं, हमें वैसे ही ये रशिया के साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल अदारों से हमने लोन्स लिए हुए हैं, उनको अगर हम कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक। तो मेरा ख्याल है सैंक्शंस का इनडायरेक्ट इफेक्ट तो हमारे ऊपर बहुत आएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये अल्टीमेटली इसमें से इन लोगों को निकलना होगा, ये मशरकी ममालिक को, हमारे एशियन कंट्रीज को खास तौर पे, क्योंकि ये एक ब्लैकमेलिंग टूल बन चुका है अमेरिका के हाथ में, एंड दे आर यूजिंग इट टू मच। तो इसमें रशिया ने कहा है कि हम आपके ऊपर काउंटर सैंक्शंस लगाएंगे, बात चीजों पे भी वो भी हो सकता है कि वो इनको जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जैसे गैस वगैरह है यूरोप को देनी बंद करते हैं। तो ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, ये खासी पेचीदा हो जाएगी। अगर रिटेलिएशन आती है चाइना की, तो चाइना ने भी पीछे कुछ सैंक्शंस का ऐलान किया है। तो अगर काउंटर उनकी तरफ से मूव आती है तो हो सकता है कि इसमें कुछ आइंदा के लिए बेहतरी निकले, क्योंकि अमेरिकन जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ये सैंक्शन। आप साथ रहिएगा, मैं डॉक्टर रिफत साहब से भी यही सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ये थर्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो सकता है खुदा न खास्ता? जी, सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जिसका इम्कान बहुत कम है कि नेटो ममालिक के अंदर जो एक्सपेंडेड जो नेटो है उन ममालिक के दरमियान और रूस की फ़ौजों के दरमियान कोई डायरेक्ट क्लैशेस हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसके बगैर सैंक्शंस के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड इस वजह से रिलाई कर रही है, अगरचे अब उन्होंने सैंक्शन को थोड़ी सी बढ़ा भी दी हैं और वो पुतिन साहब और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरॉव, उनको भी उस सैंक्शन की जद में ले आए हैं। लेकिन इन सैंक्शन का बुनियादी मकसद ये है कि रूस को पनिश करना फॉर अटैकिंग यूक्रेन, और साथ ही साथ मुस्तकबिल की भी पेशबंदी की जा रही है कि मुस्तकबिल के अंदर कुछ इस किस्म का कोई इम्कान पैदा ना हो कि रूस यूक्रेन को पैसिफाई करने के बाद वो पोलैंड की तरफ देखे, क्योंकि पोलैंड की तरफ इस वजह से भी देखने की हिस्टोरिकल ज़रूरत है कि पोलैंड के ऊपर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हुआ था। तो मेरे ख्याल के अंदर जो पुतिन साहब जो हैं उनकी कोशिश ये होगी कि यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया जाए, कम से कम मुझे लग रहा है, और पैसिफाई किया जाए, और उस वक्त उनकी जो मौजूदा क़यादत है उसको मजबूर किया जाए कि वो वहाँ पे कुछ देर के बाद इलेक्शन कर लें, और उसके बाद जो नई क़यादत है, क्योंकि पुतिन साहब ये कह चुके हैं कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उनको हम किसी सूरत में भी लेजिटिमेट लीडर नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि मुतबादल क़यादत को भी उभरने का इम्कान मौजूद है। और दूसरी बात सबसे बड़ी फारूकी साहब वो ये है कि जैसे कि अब्दुल शहीद साहब ने करेक्टली कहा कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा हल्का मौजूद है जो ये चाहता है कि यूक्रेन के अंदर एक पुरलॉन्ग खाना जंगी करवाई जाए, उस किस्म की खाना जंगी जो सीरिया और दूसरे ममालिक के अंदर होती रही है, और आपस में मुतहारिब जो धड़े हैं उनको आपस में लड़वाया जाए। तो और पुतिन साहब भी इसी अमेरिका की जो हिकमत अमली है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पुतिन साहब को कोई ऐसा इंसेंटिव होगा कि वो नेटो के साथ
बराह रास्त इस किस्म की लड़ाई का ख़तरा मोल लें। बराह रास्त इस किस्म की लड़ाई का ख़तरा मोल नहीं लेंगे। डॉक्टर रिफत माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, सर आपने वक्त निकाला, को बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, माहिर दिफाई उमूर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के सफ़ीर बराए यूक्रेन हमारे साथ जुड़े रहे। हम कोशिश थी हमारी कि बच्चों के जो डायरेक्ट रिजर्वेशन हैं वो उन तक रखे जाएँ, लेकिन वो उनसे रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। और ज़ैन मलिक फंसे हुए हैं, हमारी दुआ है कि आप जल्द वहाँ से रेस्क्यू हो जाएं और ख़ास उस जगह पर पहुँचें जहाँ से फ़्लाइट्स आपको पाकिस्तान लेकर आएंगी। आज के नेशनल डिबेट से नाज़रीन इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।